बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 3 और कलेक्टिवली लेक्चर नंबर 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स में होम्योस्टेसिस कैसे होता है। इससे पहले हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था और चैप्टर 1 के तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। फिर भी कह रहा हूँ, लाजमी किया करें। और आपने जब भी इस लेक्चर को लेने की कोशिश मतलब ले रहे हैं, तब आपके पास रजिस्टर और साथ में पेन लाजमी होना चाहिए। जो कुछ भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आप लोगों ने लाजमी अपने रजिस्टर पे लिखना है। इससे आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाएगा, चीजें याद हो जाएंगी। ओके, तो चलें डिस्कस करते हैं होम्योस्टेसिस इन एनिमल। इसमें हमारे जो मेन टॉपिक्स होंगे, सबको एक ही वीडियो में कवर करना तो आप लोगों के लिए थोड़ा बर्डन हो जाएगा। मेरा तो कोई मसला नहीं है, मैं तो वीडियो बना लूंगा, लेकिन कोशिश करेंगे इसको 2 वीडियोस में 2 क्लिप्स में इसको खत्म करें। तो आज के वीडियोस में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रोल ऑफ स्किन है, और उसके अलावा क्या है, लंग्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं होम्योस्टेसिस इन एनिमल, आपको पता है एनिमल आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इन द यूनिवर्स। ठीक है, हमारे ये जो इस अर्थ है, अर्थ की बात कर ले, अर्थ में मोस्ट या हाईली वेल डेवलप्ड, ठीक है, कि अर्थ पे हाईली वेल वेल डेवलप्ड कौन है? एनिमल्स है। एनिमल्स में भी अगर मैं स्पेशली ले जाऊं तो इंसान सबसे ज्यादा हाईली वेल डेवलप्ड है, और आज हम इंसान के बारे में ही ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें हर जो सिस्टम है, हर ऑर्गन सही से डेवलप्ड है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। मतलब मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कौन है? इंसान है, जिसमें हर चीज परफेक्ट बनाई गई है। ओके, तो आज हम इन इंसानों में रोल ऑफ स्किन को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? कि रोल ऑफ स्किन। देखो, आपको पता है कि यू नो दैट इट इज द मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, या जितने भी एनिमल्स हैं उनमें, मतलब जिनका भी स्किन है वो आउटर मोस्ट लेयर है, वो क्या, लार्जेस्ट ऑर्गन है। ओके, अब ये लार्जेस्ट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। चले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। एक्चुअली ये होगा कि ब्लर थोड़ा हो रही होगी वीडियो, क्योंकि मेरे एक जगह से दूसरी जगह हिलने से। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एडजस्ट कर लीजिएगा। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड, और उसके अलावा क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन करना, और उसके अलावा रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। चले, ये वेस्ट मटेरियल को कैसे रिमूव करता है ये चीज मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ ये जो हमारी जो स्किन है, ये फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर भी काम करती है। इम्यूनिटी के मतलब बात करें, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर भी ये काम करता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का क्या मतलब होता है कि ये वो ऑर्गन्स है जो डायरेक्टली, जिनका कांटेक्ट जर्म्स के साथ होता है, और जब हम यहाँ से एंट्री होने की कोशिश करते हैं तो स्किन अपने अंदर से किसी भी केमिकल को, ये जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह को यहाँ से डायरेक्टली गुजरने नहीं देता। ओके, तो देखो, आपको पता है ये स्किन का एक डायग्राम है, इसमें 2 लेयर्स मौजूद होती हैं, एक है एपिडर्मिस और है डर्मिस। अब जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, अब इस एपिडर्मिस में कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं होता, इट इज जस्ट आउटर मोस्ट लेयर। ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, यही क्या है, इसका फंक्शन है। अब उसके अलावा एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होता है डर्मिस। क्या मौजूद होता है? डर्मिस मौजूद होता है, डर्मिस। अब ये डर्मिस एक्चुअली क्या करता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, जैसे ये ब्लू को मैंने वेन से मेंशन किया, ब्लैक से आर्टरी को, और ये जो ये आपको ऐसे नजर आ रही है, दीज आर द कैपिलरीज। ठीक है, अब इसके अंदर मैं चलो ऐसे मेंशन करता हूँ कि ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। उसके अलावा मैंने बात की है कि इसमें फैट
फैटी लेयर्स भी मौजूद होते हैं। इसी तरीके से आप स्वेट ग्लैंड्स की बात कर लें, स्वेट ग्लैंड की बात कर लें। इसी तरीके से आप सेबेशियस ग्लैंड्स की बात कर लें, सेबेशियस, ठीक है। मेरे स्पेलिंग मिस्टेक होते रहते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा इतना गौर मत कीजिएगा। स्पेशियस ग्लैंड्स होते रहते हैं। तो ये सारे, इनका कोई ना कोई स्पेशल फंक्शन होता है हमारे इस बॉडी के अंदर। ओके, तो इस स्किन का बॉडी के टेम्परेचर में कैसे, मतलब मेन इन्वॉल्वमेंट हम बात कर रहे थे कि ये बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो वो कैसे रेगुलेट करता है, इस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, आपको पता है दो तरह का एनवायरनमेंट है, एक है कोल्ड और दूसरा है वार्म। कोल्ड एंड वार्म। तो कोल्ड में ये होता है कि जो हमारी बॉडी की हीट है उसको बचाना है, कंजर्व करना है। कोल्ड में क्या होता है कि बॉडी के टेम्परेचर को कंजर्व करना है। तो इसलिए फर्स्ट जो मैंने बात ऊपर भी की थी कि यहाँ फैटी लेयर मौजूद होता है डर्मिस में। फैटी लेयर या फैट्स की लेयर मौजूद होती है। तो फैट्स की, ये जो फैट्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। मैं चलो प्रोवाइड इंसुलेशन लिख लेता हूँ। फैट प्रोवाइड। मेरी एक स्टूडेंट है, वो कहती है सर जी आप ऐसे लाइन लगा के ऐसे ऐसे लगा के रखते हैं, हमें तो कुछ समझ आता ही नहीं है, क्लास में ऐसे बोलती है मुझे। तो मैंने कहा भाई मैं जब बोलता हूँ तो उसके साथ समझा रहा होता हूँ। फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस, ये आउटर मोस्ट लेयर है, तो मैं ऐसे समझा रहा होता हूँ, क्योंकि मैं शॉर्टकट फॉर्म में इज आर इन चीज़ों को लिखना थोड़ा अजीब हो जाता है। हर फिर उससे बेहतर है मतलब पूरी बुक को छाप के ना रख दे बंदा, ठीक है। तो चले अपने टॉपिक की तरफ चलते कि ये जो कोल्ड में अभी हमने फैट लेयर की बात की थी, ये यहाँ में हमने लिखा था इसको कि ये फैटी लेयर इधर मौजूद होता है। तो इसका क्या काम है, इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन, प्रोवाइड्स इंसुलेशन। अब नेक्स्ट क्या चीज है कि आपको पता है ये हेयर्स मौजूद है, ये हेयर्स भी इसी डर्मिस से निकलती हैं, ऊपर आती हैं। तो इन हेयर्स का ये काम होता है कि ये एयर को हेयर, ठीक है, या हेयर्स, इनका क्या काम है कि ये ट्रैप करते हैं, किसको, ट्रैप द एयर, ठीक है, विच एक्ट एज इंसुलेटर। ये बात इसको दोबारा समझे कि ये जो हेयर्स है ना, ये हमारी ये जो स्किन पे ऐसे हेयर्स मौजूद होती हैं, ये, ठीक है, ये हेयर्स एक्चुअली इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं। अब इसके पीछे एक और रीजन है कि इनमें ना एक मसल मौजूद होता है जिनको हम नाम देते हैं एरेक्टर पिल्ली, एक मसल है। अब ये एरेक्टर पिल्ली की मसल्स की वजह से ये हेयर्स ऐसे स्ट्रेटन हो जाती हैं। जैसे ये स्ट्रेटन हो जाती हैं तब ये किसके तौर पर काम करता है, एयर इंसुलेटर के तौर पर काम करता है कि हीट को यहाँ इस जगह को वार्म रख के हीट को मतलब बाहर नहीं जाने देता। उसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाती हैं। हमारी ब्लड वेसल्स हमारी स्किन के अंदर सिकुड़ जाती हैं, वो स्किन की तरफ नहीं आती, डायलेट नहीं होती। तो इसी बेस पे वो हीट को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, ठीक है, कि कोल्ड एनवायरनमेंट में हीट को कंजर्व करते हैं। और इसी चीज को हम नाम देते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन का भी नाम देते हैं। आई होप मतलब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, दिस इज नोन एज वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब सेकेंड चीज क्या है कि वार्म एनवायरनमेंट की मैं बात करता हूँ, किसकी, वार्म। आई होप आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा होगा कि वार्म्स में यही जो हमारे रेक्टल पिली मसल्स हैं वो ये कंट्रैक्ट होते थे, इधर वहां रिलैक्स हो जाएंगे। और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स क्या होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ब्लड वेसल्स आर डायलेटेड, ब्लड वेसल्स आर डायलेटेड, ठीक है, वहां कंस्ट्रिक्ट होते थे। और इसी बेस पे इसको हम नाम देते हैं वैसोडाइलेशन। किसका नाम देते हैं, वैसोडाइलेशन क्या है कि हमारे ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और वो हमारे स्किन के ऊपर आती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हीट क्या होता है, हमारी बॉडी से रिमूव होता है। देखो
जो वार्म था, वार्म में हीट को रिमूव किया जा रहा है हमारी बॉडी से, लेकिन जो कोल्ड एनवायरनमेंट है उसमें हीट को कंजर्व किया जा रहा है। क्योंकि सर्दियों में आपको पता है हमें सर्दी लगती है, क्यों सर्दी लगती है कि हमारे एक तो बॉडी का टेम्परेचर बाहर रिलीज हो रहा होता है, और हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो जब अंदर की तरफ घुस जाती है, स्किन में छुप जाती है, तो उन्हें सर्दी कम लगती है। ठीक है, तो वही सीन है कि कोल्ड एनवायरनमेंट में हीट को कंजर्व किया जाता है, और वार्म कंडीशन में हीट को क्या किया जाता है, बॉडी से रिलीज किया जाता है। इसके अलावा फर्दर मैं बात करूं कि ये स्वेट प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? स्वेट प्रोड्यूस करती हैं, स्वेट। अब ये जो स्वेट प्रोड्यूस होता है उसमें बहुत सारे, फर्स्ट तो ये कि ऑफ कोर्स आपको पता है कि इवेपोरेशन काजेस कूलिंग वाला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद है कि उसमें क्या होता है कि ये जो स्किन है उससे वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम स्वेट का नाम देते हैं। कि इस स्वेट में बहुत सारे मतलब, एक तो इससे क्या होता है, कूलिंग काज होता है, स्वेट की वजह से क्या होता है, कूलिंग। और उसके अलावा जो ना जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाती है। क्या? वेस्ट मटेरियल। अब उन वेस्ट मटेरियल में मैं बात करता हूँ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया, इसी तरीके से साल्ट और वाटर मौजूद होता है। ये भी क्या होते हैं कि हमारे जो स्किन है वहां से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ये सारी चीजें जब रिमूव होती हैं तो ऑफ कोर्स क्या होता है, ठंडक फील होता है पंखा जब चल रहा होता है। ओके, तो वो पंखा एक्चुअली वो एयर होता है जो उसको क्या कर रहा होता है, धक्के दे रहा होता है, चल भाई तू यहाँ से तो निकल। ठीक है, ये टॉपिक भी आप लोगों ने शायद 9th क्लास के और ह्यूमिडिटी में पढ़ा होगा कि जितनी विंड में पढ़ा होगा कि जितनी ज्यादा विंड होगी तो एवापोरेशन ट्रांसपिरेशन उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ भी सिमिलर केस यहाँ है कि जब पंखा चलता है तो ज्यादा ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर जा रहे होते हैं। ओके, तो ये था किस क्या रोल ऑफ स्किन इन होम्योस्टेसिस। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ, और इवन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट बना लें। उसके बाद जो ना हम रोल ऑफ लंग को डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से 3 2 1 गो। चले जी, इसको अब रिमूव करते हैं। अच्छा, मैंने सिर्फ डायग्राम मतलब रिमूव कर दिए, और लंग्स इतना कोई मुश्किल नहीं है, आसान इजीली यहाँ हो जाएगा। आपको पता है, अच्छा ये सवाल पहले मेरा आपसे है कि जो लंग्स है वो कैसे होम्योस्टेसिस करते हैं। आपको पता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं या कोई हाई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्या ज्यादा प्रोड्यूस होता है कि लंग्स में, यहाँ लिख लो लंग्स, तो ड्यूरिंग वैगरस एक्सरसाइज, वैगरस की बात कर लो या हार्ड एक्सरसाइज की बात कर लो, वैगरस एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। हमारे ब्लड को क्यों चाहिए भाई, जब हमें जरूरत ही नहीं है, ये तो प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स्ट्रा मटेरियल है। तो भाई अब ये एक्स्ट्रा है तो इसको निकालो बॉडी से, हमारा क्या काम है इसके साथ? तो क्या होता है, इस काम के लिए सिर्फ एक ही बंदा मौजूद है। तो भाई इस बंदे को मैसेज भेजा जाता है, फोन किया जाता है, ऐसा समझे कि अब फोन नहीं किया जाता है, इसके पास स्पेशल बंदे जाते हैं, स्पेशल केमिकल्स जाते हैं। ठीक है, ऐसा समझ लो। ठीक है, एक्चुअली वो होता न्यूरॉन सेल है, तो वो न्यूरॉन मैसेजेस भेजता है, मतलब न्यूरॉन से मैसेजेस कहाँ तक आते हैं, लंग्स तक आते हैं। हमारा जो मेड्यूला एब्लोंगेटा है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो मेड्यूला एब्लोंगेटा, मेड्यूला एब्लोंगेटा वो इस चीज को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद सेंड सिग्नल्स, अब एक्चुअली सिग्नल्स नहीं भाई, सिग्नल्स। ठीक है, कि इन सिग्नल्स को बाय न्यूरॉन टू द रिब मसल्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। अब इंटरकॉस्टल मसल्स कौन सी होती हैं? वो जो रिब्स के दरमियान में मौजूद होती हैं। कि भाई अब मेडुला ऑब्लोंगेटा ने उस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट किया, अच्छा ज्यादा हो गया, अच्छा फिर क्या किया उसने कि
उसने मेडुला ऑब्लोंगेटा ने मैसेज भेजा रिब्स के मसल को, उसमें इंटरकॉस्टल मसल्स भी आ जाते हैं, तो ये मैसेज भेजा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, इसको कम आपने करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम तो एक ही काम करते रहते हैं, या कंट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं, अगर आप बोल ही रहे हैं तो हम ज्यादा कंट्रैक्ट हो जाएंगे, जल्दी कंट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, जैसे वो जल्दी कंट्रैक्ट करने लग जाते हैं तो उससे होता ही है कि ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे सांस के जरिए बाहर निकल जाता है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह जल्दी सेकंड वीडियो अपलोड कर दूंगा, किसके बारे में, रोल ऑफ किडनी एंड रोल ऑफ लीवर। इस नहीं, मैं नहीं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने, तो इस मज़ीद बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो उनका इंतज़ार कीजिएगा। और उसके अलावा पिछले तमाम लेक्चर्स अपलोड कर दिए, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ज़्यादा चाहता हूँ। ओके, अल्लाह।